नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत जो हमारा एलटी ग्रेड एसएसटी का चल रहा है, उसके तहत जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आधुनिक भारत से कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो देखिए, एकीकरण पे आपके प्रश्न हैं। और जब एकीकरण पे प्रश्न है तो अब इसको देखना ही होगा कि भाई एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन है, तो सरदार पटेल हैं। उन्हीं के योगदान रहा भारत के एकीकरण में। तो इससे जोड़ करके प्रश्न आने की बहुत संभावना है। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। 8 अंक का प्रश्न है। आप लोग को पता ही होगा कि जो 8 अंक के प्रश्न होते हैं वो 125 शब्दों में लिखने होते हैं। आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है अपने कुछ बैचेज, नए बैचेज को लॉन्च किया। तो ये हमारा जो बैच है वो टीजीटी पीजीटी जो अभी संपन्न हुआ है, और उसके बाद जो नई वैकेंसी एक आ रही है जुलाई में, उसके लिए है। क्योंकि समय कम है, आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से प्रतिस्पर्धा है, और इस बार सीटें बहुत अच्छी हैं। तो जो बच्चे हमारा जिनका पीछे गड़बड़ हुआ और जिनका एलटी मेंस नहीं है, और एलटी वाले भी बच्चे एटलीस्ट मेंस देने के बाद तो इसको ज्वाइन ही करेंगे, तो ऐसे में वो लोग जुड़े संस्थान से और इस बार अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। यदि आप 15-20 क्वेश्चन से भी पीछे रह गए होंगे, जैसे जो मैंने कट ऑफ बताया कि 103 से 102 से 105 के बीच में, अगर आप जो है 90 85 90 पे भी हैं, तो आप आइए 3 साढ़े 3 महीना संस्थान को दीजिए। उसके बाद देखिए आप ये गैप भर लेंगे और अपनी एक सीट सुरक्षित कर लेंगे। तो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, चाहे वो टीजीटी का बैच हो चाहे पीजीटी का बैच हो। 16 जून से स्टार्ट है। तो अभी स्टार्टिंग के जो 100 बच्चे हैं उनको विशेष ऑफर भी दिया जा रहा है, तो वो जुड़ सकते हैं। ये हमारे पीसीएस का बैच है, पेपर 5 से स्टार्ट है। तो जो बच्चे पीसीएस को लेकर के गंभीर हैं, 2026 जो दिसंबर में होना है, तो वो इसके लिए जुड़े, क्योंकि अभी जो समय है वो मुख्य परीक्षा पढ़ने का है। साथ ही साथ एलटी मेंस का हमारा कोर्स चल ही रहा है। तो जो बच्चे एलटी मेंस से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, उसका लाभ उठाएं। देखिए, इसी तरीके से आपकी कॉपी चेक होती है और मॉडल उत्तर दिए जाते हैं। चलिए प्रश्न पे हम आ जाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की क्या है, तो विवेचना करनी है। तो सबसे पहले बताइए कि 15 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त हुआ। मतलब कौन भारत मुक्त हुआ। किंतु यह आज़ादी कई चुनौतियों के साथ आई थी। मतलब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का तो लड्डू खा लिए, लेकिन उसके अगले ही दिन ये लगा कि यार ये जो लड्डू है इसके पीछे अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष है। कारण क्या है कि जो सबसे बड़ी चुनौती थी रियासतों के एकीकरण की। देश की स्वतंत्रता के समय लगभग 562, सोचिए अगर ये भारत है अपना, ऐसे करके यहाँ ये सब भारत है अपना, तो सोचिए यहाँ ऐसे 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 करके मतलब 562 टुकड़ों में भारत हमको मिला था। मतलब आज जो आप भारत की कल्पना करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो भारत आज़ादी के समय ऐसा नहीं था। इससे किसे ऐसा बनाया, तो इसमें सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। मतलब देश में 562 रियासतें थी, और ये 562 रियासतें क्या थी, सब के सब का था जो जो इसके स्टेट प्रमुख होते थे, मतलब जिन्हें राजा कहा जाता था, उनका ये था कि हम जो है स्वतंत्र रहेंगे। मतलब हमारी स्वतंत्र सत्ता रहेगी, हमारी सेना रहेगी, मतलब हमारा एक भूभाग। मतलब भारत के अंदर 562 जो है वो छोटे छोटे देश, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना जो है वो बड़ा मुद्दा था चुनाव, सॉरी मतलब स्वतंत्रता के बाद। अब इन 562 रियासतों में सोचिए, कुछ तो छोटी थी और कुछ तो इतनी बड़ी थी। मतलब जो हैदराबाद हुआ, भोपाल हुआ, कश्मीर हुआ, ये सब बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी। जहाँ तक इनके एकीकरण के संदर्भ में सरदार पटेल की भूमिका का प्रश्न है, तो इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए, आपका क्या है कि 8 ही अंक का प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा आपको भूमिका में शब्द नहीं खर्चा करना है। ये नहीं है कि जनरली बच्चे करते क्या, जब हम मेंस की कॉपी देखते हैं तो वो पूरा एक पेज में भूमिका ही लिखे रहते हैं। तो ये अप्रोच गलत है। मैं वहाँ भी काटता हूँ, उनको बताता हूँ कि इतनी लंबी भूमिका नहीं लिखनी है, मतलब छोटी भूमिका लिखें। और पैराग्राफ भी छोटा छोटा बनाएं, मतलब 4 से 5 लाइन से बड़ा पैराग्राफ ना हो। फिर जहाँ जरूरत रहे आप पॉइंट्स में चीज़ों को मतलब कर दीजिए। कारण ये कि अगर बहुत ज़्यादा आप शब्द टू शब्द लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका 3 घंटे में 20 प्रश्न होगा ही नहीं। और आप
को परीक्षा पास करने की पहली शर्त है, चाहे वो हमारे पीसीएस वाले बच्चे हों या एलटी मेंस वाले बच्चे हों, कल को पीजीटी मेंस वाले बच्चे आएंगे, मतलब इसी में प्रवक्ता वाले, तो वो सब जान लें कि 3 घंटे में 20 प्रश्न करना बहुत बड़ी चुनौती है। यदि आपका प्रश्न छूट रहा है तो आप सफलता से वैसे भी बाहर हैं। मतलब एक प्रश्न तक तो मैनेज हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ एलटी वालों के साथ क्या है कि इंटरव्यू नहीं है, तो वो उनके लिए तो एक प्रश्न भी छूटना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, और वो तभी नहीं आएंगे प्रश्न छोड़ के जब आप खूब बढ़िया से उसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे, बार बार आंसर राइटिंग किए रहेंगे। इसीलिए जो हमारा एलटी का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम मैंने चलाया है, तो आप लोग शुरुआत में असहज थे कि सर जो है पहले हमको कंटेंट में दिक्कत होती है, जो भी चीज़ें सर पहले मैटर दे दीजिए फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे। लेकिन मैंने चूँकि हम लोग पीसीएस को चलाते हैं और 3 साल से हमारा बहुत सफल बैच चल रहा है, तो मुझे पता है कि आप लोग को दवा कैसी देनी है। भाई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर तो वही होता है ना कि जो दवा कड़वी भी रहे लेकिन आप लोग को दे, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी उससे स्वस्थ हो जाए। हम जान रहे थे कि यदि हम पहले मॉडल उत्तर आप लोग को दिए तो आप कतई नहीं लिखेंगे, और यही कारण है कि सोचिए कि जो बच्चे हमारे साथ निरंतर आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो कितने अच्छी स्थिति में हैं। और आप लोग देख ही रहे होंगे डेली उनकी कॉपी चेक हो रही है, उनको फीडबैक दिया जा रहा है, तो सारी चीज़ें। तो इसलिए मुख्य परीक्षा में मेंस आंसर राइटिंग मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। मतलब आप उसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते कि हम जो है पढ़ लिए और जा करके वहाँ लिखाएंगे। विश्वास करिए, नहीं लिख के आएंगे, आपके साथ धोखा होगा, आपका अटेम्प्ट खराब होगा। तो ऐसी गलती नहीं करिए। तो चुनौतियों में देखते हैं, चूँकि रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। इस पॉइंट को समझिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो यहाँ के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने जो रियासतें थी 562, उनको कहा कि या तो आप कहाँ शामिल हो जाइए, भारत में शामिल हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो कुछ तो भारत में आ गई, कुछ तो पाकिस्तान में आ गई, और कुछ की मंशा थी कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। और जैसे हैदराबाद के निज़ाम थे, उनका ये था कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे। कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, उनका कहना था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। फिर जूनागढ़ में इसी तरीके से कंडीशंस थी, भोपाल में इसी तरीके की कंडीशंस थी। चूँकि सब बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो इन लोगों का ये था कि भाई हम अपना स्वतंत्र रहेंगे, और यही यहाँ बताया जा रहा है। फिर अंग्रेज़ों के बाद राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी। भाई अंग्रेज 47 में चले गए, और इतने बड़े भूभाग को, इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने सीमित संसाधनों में संभालना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। जो आज कल एक ट्रेंड हो गया है कि नेहरू जी को मतलब गाली देने का, या सारे दोषों के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। तो आप सोचिए कि आज़ादी के समय भारत की स्थिति क्या थी, मतलब किस स्थिति में भारत था, और कैसे कैसे उन्होंने भारत को लाया, इस स्तर पे ले आए। भाई उन्हीं के समय जितने भी, चाहे इसरो हो, चाहे एम्स हो, फिर जितने भी आईआईटीज़ है, आईआईएम है, सारी चीज़ तो उन्होंने ही दिया है। उसी का हम लोग विस्तार कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनसे कुछ गलतियां भी हुई तो उसे इसलिए इग्नोर कर देना चाहिए कि उस समय समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। और एक व्यक्ति पे, भाई पटेल जी की भी बहुत जल्दी ही डेथ हो गई, 50 में उनकी डेथ हो गई। गांधी जी पहले ही 48 में ही मारे जा चुके थे। तो ले दे करके सारी भूमिका नेहरू जी की थी, और ऐसे में उन्होंने देश को बहुत बेहतर तरीके से चलाया। चलिए, ये तो राजनीतिक इशू है, चलता रहेगा। लोग अपने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाले भाजपा वालों को छोड़ते ही, इन सबों की भी कमी है, सब राजनीति के लोग हैं, चलता रहेगा। लेकिन फिर भी इस लेवल पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि मतलब सारी चीज़ों के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है। आज़ादी के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगों को लेकर के आपने कहानी, एक मूवी देखी आई थी गदर, आपने देखी होगी। तो सेम कंडीशन थी वाकई में कि मतलब ट्रेनें जो आ रही थी वो लाशों से पटी हुई होती थी। तो उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने एवं रियासतों के एकीकरण हेतु सरदार पटेल ने क्या नीति अपनाया? तो गाजर एवं छड़ी की नीति। मतलब कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि गाजर और छड़ी की नीति जो है वो सरदार पटेल ने किसके लिए अपनाया था? तो रियासतों के एकीकरण के लिए। अब ये गाजर और छड़ी की जो रणनीति थी उसमें क्या था, मतलब अब इसमें ऐसे समझे कि पटेल जी जाते थे राजाओं के पास, एक टोकरी गाजर ले जाते थे, साथ में छड़ी भी लेके जाते थे।
उनका ये था कि भाई आप प्रेम से भारत में विलय कर लेंगे तो आपको हम गाजर खिलाएंगे, और नहीं तो फिर छड़ी तो हमारे पास सही है, मतलब कि हम दूसरे तरीके से भी विलय आपका कर लेंगे। और विलय तो आपका होना है, मतलब उसको लेकर के उनका विजन क्लियर था, किसका, पटेल जी का। तो सबसे पहले वो क्या करते थे, राजा के पास गए तो राजा से कहे कि भाई आप जो है अनुनय की नीति अपनाया। हाँ, तो रियासतों से आग्रह किया कि वे अपने राज्य का विलय भारत संघ में कर दे। और इस अनुनय की वजह से क्या हुआ कि जैसे बीकानेर, बड़ौदा, राजस्थान की कई अन्य छोटी जो रियासतें थी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। छोटी रियासतों ने इसलिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि उनको पता था कि भाई हम जो है सैन्य बल से या हमारी आर्थिक क्षमता उतनी मजबूत नहीं है कि हम भारत से जो है वो जो टकराव मोल लें। तो ऐसे में उनको लगा कि जो सहूलियतें हमको मिल रही हैं अनुनय के माध्यम से, उसको ले करके और अपने राज्य का विलय कर दें। तो जो छोटी रियासतें थी, जैसे बीकानेर हुआ, बड़ौदा हुआ, राजस्थान की कई छोटी रियासतें थी, उन सबों ने जो है एकीकरण कर, मतलब अनुनय के तहत भारत में अपने आप को विलय कर दिया। फिर दूसरा, उसके बाद फिर जो इनसे थोड़ा सा घाघ टाइप के राजा थे, उनके पास ये क्या करने गए कि भाई प्रलोभन दिया है उन राजाओं को कि इस नीति के तहत रियासतों के प्रमुखों को, जो हेड होते हैं, उनको कहा गया, मतलब हेड कौन थे, वही किंग थे, विलय करने के लिए प्रीवी पर्स, मतलब पूर्व शासकों को दिया जाने वाला आर्थिक अनुदान, की मतलब आप विलय करिए, हम आपको प्रीवी पर्स देंगे, मतलब आपको कुछ आर्थिक सहायता देंगे। साथ ही साथ जो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है का अधिकार एवं संवैधानिक पद का प्रलोभन, मतलब आपका जो व्यक्तिगत संपत्ति है, महल है, सोना चांदी है, ये सब में हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो आपका बना रहेगा आपके पास। और हम आपको राज्य का सिंबॉलिक हेड, मतलब जो गवर्नर की भूमिका वर्तमान में होती, ऐसा कुछ हम आपको भूमिका भी देंगे। तो इस प्रलोभन के तहत भी बहुत से राजाओं ने जो है वो भारत संघ में अपने आप को विलय किया, क्योंकि उनको लगा कि ठीक है यार, भागते भूत की लंगोटी भली, मतलब जो भी कुछ मिल जाए, क्योंकि एटलीस्ट पटेल का विजन क्लियर है। और वो अभी ये जो गाजर है कुछ खा लिया जाए सेहत बन जाएगा, बाकी छड़ी पड़ेगी तो फिर वो तो कुछ नहीं मिलना है। तो यहाँ तो अभी तक तो क्या अनुनय की नीति या प्रलोभन की नीति में गाजर वाली नीति काम कर रही है कि अभी ये सब गाजर ही खा रहे हैं। अब आती है स्टिक, मतलब छड़ी की नीति। अब यहाँ क्या होता है, दंड की व्यवस्था है। जिन रियासतों ने उपयुक्त नीतियों का अनुसरण नहीं किया, उसे दंड की नीति के तहत भारत संघ में समाहित किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे कि भाई उसे कैसे मैनेज किया गया। फिर हैदराबाद में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह द्वारा जो है वो इन रियासतों की, बड़ी रियासतों को जो है भारत में विलय किया गया। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कैरेट मतलब गाजर और स्टिक मतलब छड़ी की नीति क्या थी पटेल की। अनुनय की नीति थी, प्रलोभन की नीति थी और दंड की नीति थी, तीन ये बता दिए। अब विलय के बाद एक महत्वपूर्ण कदम प्रशासनिक एवं राजनैतिक एकीकरण था। मतलब ठीक है, भारत का जो 562 रियासतें थी वो भारत में एक हो गई, मतलब एक भारत का खाका तो बन गया, भारत बन गया। लेकिन क्या उतने से ही काम चलता? तो उसके लिए ज़रूरी था कि भाई प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो, उसका एकीकरण किया जाए। तो इसके तहत सरदार पटेल ने क्या किया कि भारतीय सिविल सेवा के स्वरूप में परिवर्तन एवं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की वकालत की। मतलब जो भारतीय सिविल सेवा है, जिसे इस्पाती दीवार कहा जाता था, और वर्तमान में तो खैर इनके मूल्यों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, इसीलिए यूपीएससी वालों ने एथिक्स का पेपर लाया है। और जब से एथिक्स का पेपर आया तब से ये और ज़्यादा अनएथिकल हो गए हैं। मतलब कहाँ इन्हें नैतिकता का बोध होना चाहिए और ज़्यादा नैतिक होना चाहिए, तो ये अनैतिक होते जा रहे हैं। तो खैर ये दूसरी चीज़ें हैं, कभी इस पर चर्चा होगी। तो जो भारतीय सिविल सेवा है तो उसको जो है अपने देश के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं की ज़रूरत के हिसाब से जो है उन्होंने मॉडिफाई किया। और फिर राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात कही, जो प्रशासनिक रूप से क्या था, अधिक व्यवहार एवं सांस्कृतिक दृष्टि से क्या था, तो सामंजस्य पूर्ण था। भाई भाषाओं के आधार पर पहले जब था तो ये होता था कि अगर गठन होगा तो इससे जो है
भाई पाकिस्तान अभी हमसे टूट के बना था, फिर भाषा के आधार पर बांग्लादेश भविष्य में बन गया, तो ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं तो फिर हम बिखरने लगे। लेकिन चूंकि प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो मजबूत हो चुका था और राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो गया था, तो ऐसे में जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो वो भारत के एकीकरण में ही सहायक हुआ, और ये आशंका दूर हो गई कि इससे जो है भारत का पुनः विघटन हो सकता है। तो इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि सरदार पटेल ने आधुनिक भारत के नक्शे को अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण किया। तो ये जो आधुनिक भारत का नक्शा है तो ये पटेल के व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिणाम है, जो तमाम चुनौतियों के बावजूद भी क्या है तो प्रगति पथ पर अग्रसर है। तो इसी तरीके से आप एक निष्कर्ष देके अपना प्रश्न खत्म करें। और देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, चाहे वो पीसीएस के बच्चे हों या एलटी के बच्चे हों या कल को जो प्रवक्ता के बच्चे होंगे, सबके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये प्रश्न आता है, यूपीएससी में भी कई बार आया है। तो बस इतनी ही चीज़ें लिख के आनी, इतना लिख के आइए, भरपूर नंबर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर दी है। अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाएं। और चूँकि ऑफर सीमित कुछ बच्चों तक ही है, 100 बच्चों तक ही है, तो जैसी ही क्राइटेरिया फुलफिल होगी तो आप लोग को चीज़ें मिलेंगी नहीं, मतलब जो छूट वाली चीज़ें, बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग फिर नाराज़ होते हैं। तो ऐसे में आप लोग जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। देखिए आगे बढ़ने से ये जो हमारा लिंक है इसे तो आप लोग सब्सक्राइब करें। एक तो हमारा ऑफिशियल है टेलीग्राम, दूसरा है समृद्धि IAS का यूट्यूब, तीसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए 7303307507 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।